हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मियोसिस विच इज ए पार्ट ऑफ सेल डिवीजन। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम सेल डिवीजन है वो ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, मतलब कि बेसिक ऑफ सेल डिवीजन और माइटोसिस। मतलब सेल डिवीजन जो टू पार्ट में होता है, फर्स्ट इज माइटोसिस, सेकेंड इज मियोसिस। हमने माइटोसिस को ऑलरेडी डिटेल में और बेसिक लैंग्वेज में स्टडी कर दिया है। हमारा आज का टॉपिक है मियोसिस। सो मैं थोड़ा आपको बेसिक बताना चाहूँगा कि सेल डिवीजन क्यों जरूरी होता है। देखो स्टूडेंट्स, हमारा जो मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा आपस में फर्टिलाइज होता है तो वो एक जाइगोट बनाता है। फिर जाइगोट में फर्दर सेल डिवीजन होती है और वो एक चाइल्ड में डेवलप होता है। फिर चाइल्ड में फर्दर सेल डिवीजन होती है और वो एक अल्टीमेटली एडल्ट पर्सन बनाता है। तो हमने यही चीज़ हम जो स्टडी कर रहे हैं कि सेल डिवीजन कैसे होती है, एक सेल से दो सेल कैसे बनते हैं, दो सेल से चार, चार से आठ, आठ से 16, ये किस तरह से रिपीटेड डिवीजन जो चलती है, इसका क्या प्रोसेस है, वो चीज़ हमें डिटेल में स्टडी करनी है। तो हम बेसिक स्टडी कर चुके हैं। हमारा आज का टॉपिक है मियोसिस। सो मियोसिस टर्म इज गिवन बाय फार्मर एंड मोरे। स्टूडेंट्स, क्या होगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे एक पेरेंट सेल है जिसके पास 2n है, और ये जो है वो डॉटर, जब ये डॉटर सेल बनाता है तो डॉटर सेल के पास एक सिंगल एन बचता है। मतलब कि यहाँ पे 2n था, डॉटर सेल में सिंगल एन रहा, क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ। दैट्स व्हाई मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। जो ये एन है ये डिनोट करता है क्रोमोसोम नंबर। हमारे एक सेल में, ह्यूमन के सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो जब मियोसिस होती है तो एक सेल से 4 डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं। और मानो कि अगर एक सेल में 2n डीएनए कंटेंट है तो हर एक डॉटर न्यूक्लियाई में n डीएनए कंटेंट होगा, मतलब रिड्यूस टू हाफ। अब ये कैसे होगा डिटेल में वो भी देखेंगे। तो जो मियोसिस है, मियोसिस भी 2 टाइप की होती है, एक मियोसिस 1, सेकेंड इज मियोसिस 2। फिर मियोसिस 1 में फर्स्ट स्टेज होती है प्रोफेज 1, और प्रोफेज 1 के 5 स्टेप होते हैं। पहले लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। फिर चलता है मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1, फिर टेलोफेज 1, फिर उसके बाद मियोसिस 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप सीएसआईआर की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें बायोलॉजी एक पार्ट रहेगा, तो उन हर एग्जाम में इस टॉपिक से बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ देखो, थोड़ा ओवरव्यू मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे कैसे मियोसिस होती है। ये आप देख पा रहे होगे, एक डिप्लॉयड सेल है जिसके पास 2n और 2c है। n क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर डिनोट करता है, और c मतलब कि जो डीएनए कंटेंट को डिनोट करता है। तो एक डिप्लॉयड सेल है। फिर आगे G1 फेज में जाएगा, यहाँ पे 2n एंड 2c है। S फेज में, जिसको हम सिंथेटिक फेज बोलते हैं, यहाँ पे रेप्लिकेशन होती है डीएनए की। जब रेप्लिकेशन होगी तो 2c से ये 4c बनाएगा, 2n एंड 4c। फिर G2 फेज में जाएगा, यहाँ भी 2n एंड 4c एज इट एज रहेगा। इस पूरे फेज को बोलते हैं हम इंटरफेज। ये भी एक मतलब बेसिक चीज है। G0 से G2 फेज को हम इंटरफेज बोलते हैं, जो कि एक लॉन्गेस्ट फेज है। और एक सेल डिवाइड होने के लिए 24 हार्स लेता है। उसमें से लॉन्गेस्ट फेज ऑफ जो है वो इंटरफेज है। क्यों इसको लॉन्गेस्ट फेज बोलते हैं, क्योंकि 23 हार जो है वो इसी में ही लगते हैं सेल को। और जो ये एम फेज है ये सिर्फ ओनली 1 हार का होता है, इसलिए इंटरफेज को लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल कहा जाता है। सो अब बात आई एन फेज की। जैसे ही यहाँ पे सेल G2 फेज में पहुंचता है तो उसके बाद क्या होगा, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस होगी। और यहाँ पे क्या होगा, देख पा रहे हो यहाँ पे 2n है, ये कैसा हो गया, रिड्यूस टू हाफ n में। यहाँ पे 4c था डीएनए कंटेंट, रिड्यूस टू हाफ 2c। ये हुआ मियोसिस 1। कैसे हुआ ये लेप्टोटीन वगैरह हमें डिटेल में भी स्टडी करना है, अभी आप बेसिक समझो। फिर इसके बाद होता है मियोसिस 2 स्टार्ट। मियोसिस 2 में
आप देख पा रहे होगे एक सेल से कितने न्यूक्लियाई बने, 4 डॉटर न्यूक्लियाई। यहाँ पे इक्वल डिवीजन होती है, इसलिए मियोसिस 2 को हम बोलते हैं कि ये एज इट एज सेम होता है जैसे कि माइटोसिस होती है। इसको एक तरफ से इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। और जो एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन है वो है मियोसिस 1। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बना, एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन कौन सा है, मियोसिस 1। क्या मियोसिस 2 भी रिडक्शनल डिवीजन है, नहीं, ये इक्वेशनल डिवीजन है। फिर सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है सेल साइकिल का, इंटरफेज। इस तरह से और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम अभी स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो स्टूडेंट्स, आपने कंफ्यूज नहीं होना इस डायग्राम देख के, जितना मैं बताऊंगा उतना आप सुनो, आपको इजीली ये चीज जो है आराम से समझ आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट इंटरफेज। इंटरफेज में क्या था, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस है, और आपको ये दिख रहा होगा ये आपका क्रोमेटिन है, कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, जिसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। और आपको यहाँ दिख रहा होगा ये न्यूक्लियस है जो आरएनए बनाता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर आपको सेंट्रियोल दिख रहा है। ये सेंट्रियोल क्या करता है ये आपको आगे भी पता लग जाएगा। देखो तो ये था इंटरफेज। अब होगा आगे आपका प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में सबसे पहले क्या होता था, लेप्टोटीन। तो ये रहा आपका लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में आप देख रहे होगे कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन हम बोल सकते हैं, क्रोमोसोम यहाँ पे कंडेंस्ड होते हैं, बिल्कुल आप देख रहे होगे ये अच्छे से सिस्टर क्रोमेटिड भी नहीं बना हुआ है, ये कंडेंस्ड फॉर्म है, और बाहर ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल और ये न्यूक्लियस है। फिर आगे होगा जाइगोटीन। जाइगोटीन को क्या कहते हैं, जाइगोटीन को देखो ये जो कंडेंस्ड फॉर्म था इसने बाइवेलेंट फॉर्म बना दी, 2 सिस्टर क्रोमेटिड बना दी, हर एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड, यहाँ भी 2 सिस्टर क्रोमेटिड। जो ये सेंटर पॉइंट है इसको बोलते हैं हम सेंट्रोजोम, और आपका ये जो इस तरह से क्रोमेटिड है इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। सो जाइगोटीन एक ऐसी स्टेज है जो बाइवेलेंट या सेनेप्स या होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कि बाइवेलेंट, सेनेप्स और होमोलोगस पेयर किस स्टेज में होता है, तो आपने डायरेक्ट याद रखना है कि जाइगोटीन स्टेज में। इस तरह से आपको दिख रहा होगा आगे पैक्टिन। पैक्टिन एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेज है मियोसिस 1 की। क्यों है, क्योंकि जो ये क्रोमोसोम है ये आपस में क्रॉसिंग ओवर कर लेते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे ये सिस्टर क्रोमेटिड इसके साथ मिल गई, ये सिस्टर क्रोमेटिड इसके साथ, और ये आपकी इसके साथ मिल जाती है और आपस में क्रॉसिंग ओवर करती है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन पैक्टिन स्टेज, जिसको हम बोलते हैं चेस्माटा फॉर्म्स। किस स्टेज में चेस्माटा बनता है, पैक्टिन स्टेज में। डायरेक्ट क्वेश्चन, चेस्माटा कुछ नहीं होता, यही है कि 2 सिस्टर क्रोमेटिड आपस में क्रॉस ओवर कर रही है। इससे क्या होगा, ये अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करेगी। जो इस क्रोमेटिड में था डीएनए वो यहाँ जाएगा, जो इसमें था वो यहाँ जाएगा। इससे क्या होगा, वेरिएशन आएगी इंडिविजुअल में, है ना। ये चीज आपने याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है ये, क्योंकि यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट है क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होती है, पैक्टिन में। सेकंड है चेस्माटा कहाँ बनता है, पैक्टिन में। थर्ड है जेनेटिक मटेरियल कहाँ एक्सचेंज होता है, वेरिएशन के लिए कौन सा स्टेज रिस्पॉन्सिबल है, पैक्टिन। तो उसके बाद आता है आपका डिप्लोडीन। डिप्लोडीन में कुछ नहीं होता, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप देख पा रहे हो यहाँ पे बिल्कुल डार्क है, डार्क है, यहाँ पे क्या हो गया, डॉटेड है। मतलब कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो रही है, वो डिसअपियर स्टार्ट हो रही है, मतलब कि खत्म होनी जो स्टार्ट हो गई है एक तरफ से। क्यों, किस स्टेज पे हो रही है, डिप्लोडीन में, ये भी क्वेश्चन है ना। और आप देख रहे होगे जो ये आपका यहाँ पे था, क्या था, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल ने एक्सटर्नल रेज बनानी स्टार्ट कर दी और स्पिंडल फाइबर बनाने स्टार्ट कर दी। ये काम था सेंट्रियोल का, ये एक्सटर्नल रेज बनाता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है। इनका क्या काम है वो थोड़ा और आगे पता चलेगा आपको, है ना। आपने भी इतना याद रखना है कि डिप्लोडीन में रिपल्शन होती है, इन 2 क्रोमेटिड के बीच रिपल्शन स्टार्ट होती है, और आपस में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होनी स्टार्ट होती है। फिर आई डायकिनेसिस, यहाँ पे कंप्लीटली जो है वो लगभग डिसअपियर हो जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो ये आपका जो ये एक्सटर्नल रेज है यानी स्पिंडल फाइबर्स है, ये अपोजिट पोल में जाता है। एक आपका यहाँ आ जाता है, एक आपका यहाँ आना स्टार्ट कर देता है, और इसकी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनलाइजेशन।
क्यों इसको हम टर्मिनलाइजेशन बोलते हैं? क्योंकि जो आपस में ये सिस्टर क्रोमेटिड है ये जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करना बंद कर देती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायकाइनेसिस भी, है ना। सो ये था आपका प्रोफेज वन। मेटाफेज वन में क्या होगा, जो ये क्रोमोसोम्स है ये पूरे इक्वेटोरियल लाइन में आएंगे, इक्वेटोरियल प्लेट में आएंगे। फिर आया एनाफेज वन। एनाफेज वन में अपने एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये स्प्लिट हो जाते हैं। माइटोसिस में क्या हुआ था, वहां पे सिस्टर क्रोमेटिड स्प्लिट हुई थी, और यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस वन ऑफ एनाफेज वन में होमोलोगस क्रोमोसोम स्प्लिट हुए, ना कि सिस्टर क्रोमेटिड। ये चीज आपने याद रखनी है। फिर टीलोफेज वन में क्या हो गया, टीलोफेज वन में हो गया आपकी कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, देख रहे हो वहां पे न्यूक्लियर डिवीजन हुई, ये न्यूक्लियस अलग अलग हो गए, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एपियर हो गई, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, टीलोफेज वन के बाद साइटोकाइनेसिस मतलब कि सेल डिवीजन, एक सेल से यहाँ पे दो सेल जो है वो अल्टीमेटली बन गए। तो ये था आपका पूरा मियोसिस वन। अब देखो आप यहाँ पे आ गए मियोसिस टू, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। यहाँ आप देख रहे होगे हम इसको प्रोफेज टू से स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट, है ना। ये क्रोमोसोम है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका एस्टर्डेज है, ये स्पिंडल फाइबर्स है ना। मेटाफेज टू में गया, ये क्रोमोसोम इक्वेटोरियल लाइन में आ गया। एनाफेज टू में आया, ये फिर यहाँ पे जो समझने वाली बात आई, एनाफेज टू ऑफ मियोसिस टू और एनाफेज ऑफ माइटोसिस। यहाँ क्या स्प्लिट होते हैं, यहाँ स्प्लिट होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, और एनाफेज वन ऑफ मियोसिस वन के पास क्या स्प्लिट हुए थे, होमोलोगस क्रोमोसोम। यही चीज समझने वाली है और यहाँ पे थोड़ा याद रखने वाली है। फिर देखो यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड स्प्लिट हो गए, टीलोफेज वन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस जो एपियर होनी स्टार्ट हो गई, और यहाँ पे जो कैरियोकाइनेसिस हो गई। फिर होगी आपका साइटोकाइनेसिस, एक सेल से दो सेल बन गए। तो ये था पूरा आपका मियोसिस टू। पहले हमने ओवरव्यू पढ़ा, फिर हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ी। अब देखते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। फर्स्ट सिग्निफिकेंस है इट प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि ये हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करता है लाइक स्पर्म, एग, जिसमें n कंटेंट होता है डीएनए का, है ना, उसको बोलते हैं हैप्लॉइड। 2n को बोलते हैं हम डिप्लॉइड। सो ये हैप्लॉइड गैमेट्स बनाता है जो कि आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूजफुल होते हैं। फिर आगे जो है क्रोमोसोम नंबर जो इसमें हाफ प्रेजेंट होता है ना, किसमें, डॉटर सेल में। पेरेंट सेल में आपका डिप्लॉइड, जब डॉटर सेल बनते हैं मियोसिस के थ्रू तो उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, हाफ होता है, लीडिंग टू वेरिएशन एंड इवोल्यूशन। मेन बात है कि मियोसिस से जो चेंजिंग आ सकती है, जो कैरेक्टर पेरेंट में थे थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं आपके डॉटर्स में भी, या इंडिविजुअल्स में, या हो सकते हैं जो आपका न्यू बॉर्न बेबी हो उसमें आपके कैरेक्टर्स थोड़े इवॉल्व हो सकते हैं मियोसिस के थ्रू। फ्रेंड्स ये था पूरा आपका माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। तो अगर आपका इससे कोई क्वेश्चन होता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जो बेसिक वीडियो है जो मैं सेल डिवीजन और माइटोसिस की ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, उसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा। आप प्लीज पहले माइटोसिस की बेसिक वीडियो देखें, उससे आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा और यहाँ पे जो कंसेप्ट जो इजीली क्लियर हो जाएगा। सो अगर आपको ये कंटेंट सही लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and also press bell icon to get new updates. Thank you.